सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो गुजरात में एक अभी बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता चला कि वो बहादुर शाह जफर थे पिछले जन्म में। उस समय राहुल गांधी जो था वो सोनिया गांधी के पिताजी थे एक्चुअल में। तो क्या ऐसा नहीं होता कि धरती पे जन्मा हुआ कोई व्यक्ति दूसरे ग्रह पर जाकर जन्म ले रहा हो? क्योंकि ये हमारा अध्यात्म भी मानता है। न तो कभी सतयुग था। जितने भी पुराने आप ग्रंथ उठा के देखते हो और कहानियां सुनते हो उसमें आप देखोगे एक राजा था, उसके 100 रानियां थी। आप कौन सा सतयुग की बात कर रहे हो? औरतें गुलामों की तरह रखी जाती थी। क्या कोई भी इंसान ये चाहता है कि मैं अपने 100 साल आगे तक देखना चाहता हूँ? तो एक बार हमारी चेतना जब ऊपर आ जाती है ना तो वहाँ पे टाइम स्पेस खत्म हो जाता है। मैं जब 100 साल के बाद आदमियों को लेके जाता हूँ ना तो लोग कहते हैं कि बहुत कम गाड़ियाँ हैं। आज से 100 साल बाद? हाँ, 100 साल के बाद बोले साइकिल चल रही है सर और पॉड चल रहे हैं। बोले ऊपर सब कुछ ऊपर चल रहा है, बोले नीचे कुछ भी नहीं है। सड़कों पे कुछ नहीं है, सब कुछ आसमान में। सब कुछ आसमान में। बोले पास्ट में जाकर वो कैसे पता कर रहा है, फ्यूचर का वो कैसे पता कर रहा है? टाइम एक इल्यूजन है हमारे वर्तमान, हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी जो मृत्यु थी वो एक दुर्घटना, विमान दुर्घटना के अंदर हुई थी, वो शायद सच नहीं है और अब उनका पुनर्जन्म हो चुका है। कहां? गुजरात के अंदर। वो एक छोटे से बच्चे की तरह अभी अपने अगले जन्म में जी रहे हैं। तो क्या सुभाष चंद्र बोस आने वाले समय में अपनी पिछले जन्म की जो पहचान है उसको इस जन्म में दिखाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2026 से 2030 के बीच में यह कहा जाता है कि ये जो समय है 6 से 7 साल का, ये पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। कहा तो यहां तक गया कि ये कलयुग के अंत का समय है, सतयुग की शुरुआत होने वाली है 2032 से। तो एक सब क्या सच है? जानने के लिए आज हमने एक ऐसे वैलिडेटेड और ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेटेड फेस को अपने इस पॉडकास्ट शो में बुलाया है, जो आपको कई चीजों को बहुत बारीकी से, लॉजिकल तरीके से समझाएंगे भी और कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो रहस्य अभी आपके सिर्फ जहन में, पर्दे के पीछे। तो स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर एन के शर्मा सर का। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार। मेरा बहुत मैं आपका बहुत लंबा परिचय दूं उसकी कोई जरूरत नहीं है, लोग आपको पहले से जानते हैं। 20,000 से ज्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर चुके हैं और ना सिर्फ पास्ट लाइफ बल्कि फ्यूचर को भी, शायद उसे फ्यूचर प्रोग्रेशन कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। यानी कि अतीत में क्या हुआ वो भी, वर्तमान हम सब जानते हैं और भविष्य में क्या हो सकता है इसकी भी पहचान है। तो बहुत सारी चीजों पर बात करनी है सर मुझे आपसे। पहला जो सेगमेंट मैं समझना चाहता हूं आपसे, आपके एक पॉडकास्ट की एक लाइन मैंने सुनी, उसमें इन डेप्थ नहीं गए, हम कोशिश करेंगे उसमें इन डेप्थ जाने की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिन्हें गुमनामी बाबा के नाम से भी जाना गया और कहा गया कि नेताजी को लगा कि अब देश की सरकार या देश के हालात ऐसे आ गए हैं कि गुमनाम हो जाया जाए और इसीलिए वो गुमनाम हो गए। कहा गया कि एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया नहीं जी, वो तो बहुत साल तक उसके बाद जिंदा रहे गुमनामी बाबा की तरह। खैर, जो रहस्य है वो रहस्य, मैं चाहता हूं आप इस रहस्य से पर्दा उठाएं। क्या कुछ हुआ था और अभी क्या उनका जन्म हो चुका है? तुषार जी कहूँ ना आपको मैं? जी ठीक है तुषार जी, एक्चुअल में जब हमारे पास में लोग पूर्व जन्म की यात्रा के लिए आते हैं तो उनके अपने पर्सनल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार उनको कराना पसंद नहीं आता, मतलब क्योंकि वो कहते हैं हमारे लिए बात करो भाई, दूसरों की क्यों बात कर रहे हो, ऐसे होता है ना। पर कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ में थोड़ी ये मैं क्या बोलते हैं, उनके साथ में थोड़ा रिलैक्स होकर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कई बार उनसे। तो मैंने ऐसे ही, जब मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति अच्छी तरह से अपने सब कुछ देख चुका है और थोड़ा अभी समय है मैं उसको मैं पूछ सकता हूँ, तो फिर मैं ऐसी खोज करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अभी भी रिसर्च का विषय है, क्योंकि जब तक ऑथेंटिकेट नहीं होता मैं भी उसके बारे में डिक्लेरेशन कभी नहीं करता। तो लेकिन अभी जो आपने अभी जैसे कि बताया कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो गुजरात में एक अभी बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया हुआ है, इस तरह के घटना के क्रम के बारे में ऐसे ही मैंने कि जब कैजुअली पूछा तो उन्होंने इसी तरह की बात बताई उन्होंने। और बाद में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उनको पूछा कि क्या वो बच्चा अगर थोड़े बड़े होने के बाद में क्या वो कोई क्रांति या कोई रेवोल्यूशन जैसे कुछ काम में आएगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो डेफिनेटली जब थोड़े अडल्ट हो जाएंगे तो उस समय वो इस तरह की फिर से दोबारा कोई न कोई पॉलिटिकली वो अपने आप को एक्टिवेट करेंगे ही वो हर हालत। सर आपने किससे पूछा था ये हमारे यहाँ पे जो
जो मतलब लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं थोड़े स्लो गोयर, तो थोड़े धीमे धीमे बता रहे होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा हम इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं। अच्छा। पर एक होता है फास्ट गोयर। फास्ट गोयर ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल जैसे फिल्म की तरह देख के ना ऐसे फटफट फटफट करके बोल रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी बता रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने इस तरह की बात बताई कि वो अगले मतलब अब जैसे ही उनकी वो अडल्ट एज में आएंगे, शायद वो मेरे ख्याल से 2035 या 40 के आसपास उनका वो ग्रोथ होगा शायद उस समय, क्योंकि जिन्होंने देखा उन्होंने करीब 4-5 साल का बच्चा बताया उन्होंने अभी इस समय जो है इस तरह से। तो इस तरह से मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अक्सर पूछता रहता हूँ लोगों को, बस यूँ समझ लें। तो सुभाष चंद्र बोस को लेकर तो हर आम आदमी के मन में कई सवाल हैं। आपने कुछ और भी पूछा था क्या कि क्या उनकी डेथ हुई थी, कैसे हुई थी, विमान दुर्घटना में हुई थी या नहीं ये हुई थी? इतनी डिटेल में मैं नहीं जा पाया। वास्तव में क्या था कि चूँकि मेरे भी माइंड में ना उस समय ऐसे ही जैसे बोलते हैं कि कैजुअली कुछ लोगों के बारे में मैं चलते फिरते पूछ लेता हूँ ऐसे। हालांकि एक बात ज़रूर है कि जाना जा सकता है, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर अगर रिसर्च वर्क किया जाए, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो ऐसा कह भी रहा है और वो फिर वो उस जगह का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुआ है, फिर वहाँ जाके पता भी करना चाहिए कि वास्तव में वो बच्चा वहाँ पे 5 साल का है भी कि नहीं है, और है तो फिर वो और उनके माँ बाप के यहाँ पे वो आया है तो माँ बाप कौन है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी जब तक क्लियर नहीं होती तब तक मैं भी खैर एक जानकारी के लिए ज़रूर जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अभी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी, क्योंकि रिसर्च वर्क मानता हूँ मैं उसको। हाँ, एवरी साइंस नीड्स रिसर्च, और मुझे लगता है कि ये आपका रिसर्चर माइंड ही है, तभी आप उसमें इतना इन डेप्थ जा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा तो और किस किस के बारे में आज तक आप पूछ चुके हैं? नहीं देखिए, जनरली जैसे महात्मा गांधी के बारे में मैंने पूछा, जैसे ओशो के बारे में पूछा, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं ऐसे पूछता रहता हूँ जो मुझे अचानक याद आ जाते हैं कि भाई चलो इनके बारे में पूछ लें इस तरह से। तो महात्मा गांधी का उन्होंने बताया कि कहीं यूके में जो है उनका जन्म हुआ है, महात्मा गांधी का। और अभी वहाँ पर भी जो है वहाँ पर वो अभी ऑलमोस्ट जो है एक बूढ़े के रूप में है अभी, क्योंकि वो मेरे ख्याल से शायद उनकी डेथ होती है, उन्होंने 1-2 साल में जन्म ले लिया होगा शायद। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो करीब 65-70 साल के व्यक्तित्व हैं। इस तरह का उन्होंने बताया कि वो यूके में अभी जो है। पर मैंने उनको बोला कि क्या वो कहीं पॉलिटिकली एक्टिव या कोई सोसाइटी में कोई सोशल वर्किंग में कहीं है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो इस तरह के किसी एक्टिविटी में अभी नहीं है फ़िलहाल। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एक आत्मा यहाँ पर इतना आंदोलन करके गई, वो क्यों साइलेंट हो गई सडनली। अच्छा। हाँ, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एजुकेशनल फील्ड में है, बस इतना ही उन्होंने बताया। तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्योंकि वो सामने वाले को ये ना लगे कि मैं उसके ऊपर ही रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब हाँ, थोड़ा सा जो लोग आते हैं ना जैसे, तो वो पसंद नहीं करते कि भाई इस तरह से मैं उनके ऊपर अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दूं। ये मुझे मतलब इसके लिए मुझे कैंडिडेट चाहिए, अलग वॉलंटियर चाहिए, मतलब जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं और जो आराम से जाके सिर्फ इसी चीज़ों के बारे में चर्चा कर सके। मतलब ये सब किया जा सकता है, मतलब सच्ची बात तो ये है। सर, आपने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में आपने पूछा सवाल, आपने ओशो के बारे में पूछा, आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा, और मैंने दूसरे पॉडकास्ट में देखा आपने अमिताभ बच्चन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी पूछा। हाँ जी। सर, ये होता कैसे है? क्योंकि किसी को भी अगर आप उस स्टेट में लेकर जा रहे हैं कि वहाँ पर आप जाके उससे सवाल कर सकते हैं, पास्ट में जाकर वो कैसे पता कर रहा है, फ्यूचर का वो कैसे पता कर रहा है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है कि पहली बात तो जितने भी मैं सेलिब्रिटीज़ की बात तो जो मैंने अपनी वीडियो में बताई है, वो उनकी कोई भी सेलिब्रिटीज़ को मैं स्वयं लेकर नहीं गया हूँ। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर है, डॉक्टर वाल्टर सिमको, ही इज़ ए मेडिकल डॉक्टर। उन्होंने 10 साल तक उन्होंने जितने भी वर्ल्ड के मतलब टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने चॉइस की है, जिसमें ये जॉर्ज बुश ने, लॉरेन हार्डी ने, सब मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने, विन ओपेरा ने वगैरह सब है ना, इस तरह के। तो उन्होंने साथ ही साथ में इंडिया के भी जो थोड़े से रिनोन्ड लोग हैं उनके बारे में उन्होंने रिसर्च की। तो इसमें क्या होता है कि देखिए भारत में तो ये सब थोड़ा सा कम है, बाहर विदेशों में मीडियमशिप बोलते हैं और साइकिक लोग होते हैं वहाँ पे, कि जिसमें एक अथुन रे करके एक उन्होंने एक साइकिक के साथ में उन्होंने काम किया,
और एक उनकी किताब है बोर्न अगेन, जो हिंदी में भी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हिंदी में उसका नाम है पुनर्जन्म और बोर्न अगेन है इंग्लिश में, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है किताब। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उनको ले जाकर उन्होंने सब सेलिब्रिटीज़ के बारे में पूछना शुरू किया। उस मतलब वो जैसे सोल कनेक्शन करते हैं उस तरह से, या आकाशिक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं लोग। तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे अमिताभ बच्चन जो थे पिछले जन्म में, वो जो है न्यूयॉर्क में एक थिएटर के अंदर 1850 के आसपास में वहाँ पर थिएटर करते थे वहाँ पर। और रेखा जी जो थी उनकी वो पहली पत्नी थी उस समय में। अच्छा। और उनकी अर्ली कोई बच्ची की डेथ होने के बाद में उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में फिर मेरी मैकविलिन के नाम से जो है, जया भादुड़ी उस समय मेरी मैकविलिन थी, वो उसके नाम से उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद में वो सेकंड वाइफ के रूप में उनकी वहाँ पे उस समय थी इस तरह से। और जो थिएटर था ना, वो जो मिशन इम्पॉसिबल के जो हीरो है वो भी उस समय उनका थिएटर था, उनका वो थिएटर था वास्तव में न्यूयॉर्क में। और उनके थिएटर में वो लोग काम करते थे उस समय। तो ये जितने भी जो आज अमिताभ बच्चन की जो आज राजीव गांधी इंदिरा गांधी के परिवार के साथ जो कनेक्शन है ना, उसके पीछे ये रीज़न ये रहा कि अमिताभ बच्चन के जो एक भाई थे, उसने जो है अब्राहम लिंकन का मर्डर किया था उस समय। और इंदिरा गांधी जो थी उस समय एक किसी मिलिट्री की कमांडेंट थी, तो उन्होंने उसको जो है उसको मतलब सर्च करके उसको मतलब एनकाउंटर किया उसका। तो मतलब ये सब बड़े कनेक्टेड हैं आपस में, क्योंकि इंदिरा गांधी भी उस समय किसी बड़े पोस्ट के ऊपर थी। और इवन सोनिया गांधी के बारे में भी जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सोनिया गांधी तो इटली से आई है, एक ऑर्डिनरी महिला थी जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी पिछले जन्म में बहुत हायर पोस्ट पे थी। मेरे ख्याल से थोड़े उसके जो इंग्लिश नाम है वो थोड़े से मैं कई बार भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं रहता कई बार। तो मैं आपको वैसे उसके रेफरेंसेस भेज दूंगा। एक वीडियो में मैंने सबके नाम बताए हुए हैं सारे। तो सोनिया गांधी, तो उस समय राहुल गांधी जो था वो सोनिया गांधी के पिताजी थे एक्चुअल में। अच्छा। हाँ, सोनिया गांधी उनकी बेटी थी वास्तव में। तो वो सब उसमें रेफरेंसेस हैं। तो ये रेफरेंसेस उन्होंने पता कैसे किया, मैं बताना चाहूँगा कि जब मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन ऐसे थे, तो उन्होंने उसको माना नहीं है। उन्होंने एक एक उनकी हैबिट्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका चेहरे का नक्शे और उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लेकर उन्होंने, अगर उसने बताया कि वो इस नाम से वहाँ पे मान लो पैदा हुए, तो उन्होंने जाकर पूरा रिसर्च किया, लाइब्रेरी में से पूरे उसके चित्र निकाले, उनके पूरे डिटेलिंग निकाली वहाँ से, और वो निकाल करके फिर उन्होंने कंपेयर करके बाद में उन्होंने वो पुस्तक में जो है ऑथेंटिकेट करके लिखा। तो इसीलिए वो बहुत ही एक प्रकार से क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई आलतू फालतू काम तो करेगा भी नहीं। और वो किताब काफ़ी पॉपुलर भी है पूरे विश्व भर में। तो इस तरह से मतलब फिर उन्होंने कई लोगों के बारे में बताया, जैसे अब्दुल कलाम जो थे हमारे, वो पहले टीपू सुल्तान थे वास्तव में। अच्छा, टीपू सुल्तान का जो अगला जन्म हुआ वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। अब्दुल कलाम जो थे वो टीपू सुल्तान थे, और हैदर अली थे वो सारा भाई थे। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए इस जन्म में भी दोनों आकर दिखे ना। और देखिए आपने देखा होगा कि हैदर अली और जो कलाम जी ने इसके एटॉमिक चीज़ों पे काम करना शुरू किया। तो ये उनका वहाँ से, क्योंकि जब टीपू सुल्तान के ज़माने से मतलब ये बारूद के ऊपर जो है ना, वहाँ पे उसी समय लगातार काम चल रहा था। हाँ, उस समय शुरुआत हुई थी इनकी सारी। तो वहाँ से उनका वो जो इंटरेस्ट है वो अभी भी मेंटेन होता रहा, यूँ समझ लें। और वो जो देखिए ना, अब ज़रा सोचिए कि अब्दुल कलाम जी जो थे वो एकदम इतने मतलब बहुत पुअर परिवार से निकल के एक्चुअली वास्तव में आए चेन्नई से। तो सडनली वो एकदम राजा बन गए हमारे देश के। हाँ। तो हम समझते हैं कि देखो जी, गरीब आदमी से उठ कर एक आदमी राजा बन गया जी, नहीं। उसके अंदर वो राजा की क्वालिटी होती है कि वो उस ढंग से बिहेव करेगा, उस ढंग से चॉइस करेगा, उस तरफ जाएगा, बड़ी विज़न रखेगा दिमाग में। तो क्योंकि वो राजाओं की जैसे बड़ी सोच होती है। तो ये ऑलरेडी इनबॉर्न क्वालिटी थी। वो तो गरीब घर में तो पैदा होने का कारण क्या होता है कि जब एक आदमी पिछले जन्म में अपनी अमीरी को लेकर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता है ना, तो उसको फिर एक लेसन के रूप में जो है ना, वो एक गरीब घर में पैदा होकर वो गरीबी क्या होती है वो एहसास दिलाने के लिए, हाँ, वो समझो कि क्योंकि पैसों की कीमत नहीं की या उसको वैल्यू नहीं की, ऐसा होता है ना, या उस समय भोग विलास में ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो वो उसका एकदम रिवर्स जो है, क्योंकि
इंटरनली कहीं ना कहीं देखिए, आप जब पैसों को मिसयूज करते हो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या पैसा बेकार है, क्या है, ऐसा फेंको साले को, क्या है, क्या मान लो, आपकी वो भावना वो अंदर वो होती है ना, तो उसके कारण फिर आपका लाइफ अगला जन्म वैसा ही मिलता है आपका। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैं जब लोगों को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ तो जो पिछले जन्म में राजा थे वो आज बैंकों में क्लर्क है सिर्फ मामूली से। अच्छा। हाँ, तो मैं हैरान होता हूँ। मुझे एक लड़का मेरे पास आया सरदार, वो आयरलैंड में, वो पिछले जन्म में राजा था, बता रहा था 545 की कोई ईस्वी में और 1545 में, और आयरलैंड में पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है वो। तो मैंने फिर जब वो हिस्ट्री मैंने उसकी और डिटेल में जानी तो मुझे पता चला कि वो जब राजा था तो वो पूरा भोग विलास और मतलब वासनाओं में ज़्यादा उलझा रहा। तो वो जो लोअर लेवल की जब थिंकिंग होती है ना और चॉइसेस होती है, तो फिर वो वापस चॉइसेस जो है ना फिर वापस छोटे से छोटे लाइफ में लाकर छोड़ देती वापस। वो मतलब जैसे होता है ना एक एनिमल लाइफ, जैसे खाली मेहनत करो और पैसे कमाओ इस तरह से। तो इसलिए बड़े से बड़े राजा भी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। और इवन कई लोग आज कई हाउसवाइफ, कई लोग मेरे पास आए जो पिछले जन्म में साधु सन्यासी थे वास्तव में। देखिए, कपड़े बदल देने से या गेरुए कपड़े पहनने से कोई सन्यासी साधु नहीं हो जाता जब तक इंटरनल वास्तव में परिवर्तन नहीं आता। कई लोग क्या होता है कि भावना में आकर साधु सन्यासी बन तो जाते हैं, यानी कि दुनियादारी से तंग आकर या डिप्रेशन में जाने के कारण संन्यास ले लिया, लेकिन अंदर जो वासनाएं हैं ना उनकी, उनके अहंकार या उनके सेक्स के प्रति आकर्षण या खाने के प्रति आकर्षण या कोई नाम और सम्मान के प्रति आकर्षण, वो सब जब उनके अंदर रहता है ना तो फिर वो इस जन्म में बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं वापस दोबारा, क्योंकि दे कुड नॉट फुलफिल देयर, वो उनके माइंड में अनफुलफिल्ड डिज़ायर रही, सप्रेस्ड डिज़ायर रही। तो इस जन्म में फिर वो है ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में आएंगे और इसको फुलफिलमेंट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो सोल की जो जर्नी है वो इस तरह से चलती है यूँ। तो इसी तरह फिर बहुत सारे जो एक्टर्स वगैरह भी हैं उनके बारे में भी पता चला, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता चला कि वो बहादुर शाह जफर थे पिछले जन्म में। अच्छा, इस तरह से। हाँ, बहादुर शाह जफर, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वो मतलब इस तरह से बने। शाहरुख खान के बारे में बताया जाता है कि अच्छा, ये भी कनेक्ट करता है क्योंकि बहादुर शाह जफर वो तरसे थे वहां पर, और जवाहरलाल नेहरू को फिर वहां पर वो चीजें मिली, वो चीज मिली वहां पे। तो इस तरह से जो राजपाट का जैसे वो बोलता है ना एक मैं मतलब वो तो जेल में रहे मेरे ख्याल से शायद, तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए फिर वो मुझे लगता है कि उनके अंदर वो बोलता है ना पॉलिटिकली कुछ बड़ा बनने की, राजा वापस अपने कुछ राजा बनने की वो अंदर से जो ख्वाहिश है। देखिए, एक चीज़ जो है ना तुषार जी जो मैंने अनुभव की है, देखिए सांसारिक दृष्टि से हम मेजरमेंट करते हैं तो कोई हमें गलत और सही लगता है, लेकिन अगर मैं पूर्व जन्म के हिसाब से देखूँ ना तो कोई नालायक है तो बिल्कुल नियम से नालायक है, कोई सेक्स के पीछे पागल है तो बड़ा नियम से पागल है, कोई धन के पीछे पागल है तो नियम से पागल है, कोई अच्छा है और सद्गुणों की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो भी नियम से हैं। यानी कि इस संसार में हर चीज़ जो है ना बड़े नियम से चल रही है, कोई उसको कोई कंट्रोलर नहीं है उसका कोई कि ये आदमी क्या करेगा, नहीं ये आदमी क्या करेगा, इस तरह से। इसी को फ्री विल कहते हैं शायद। हाँ? इसी को फ्री विल कहते हैं। हाँ, इसी को, हाँ, फ्री नहीं, देखिए फ्री विल का मतलब ये है कि आज आप अभी अभी इसी वक्त आप जो चॉइस करोगे ना वो आपका कल फ्यूचर बन जाएगा। अच्छा। तो आदमी के हाथ में अभी अभी इमीडिएट चॉइस करने की ताकत है, और फ्री विल है तभी तो आदमी अपने फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है ना, समझे ना। नहीं तो फिर आदमी तो फिर जो बोलता है लिखा लिखाया है, तो फिर एक तो आदमी आलसी हो जाता और वो सब कुछ छोड़ देता भाग्य भगवान पे। तो इसीलिए मतलब ये देखिए, पूर्व जन्म से हमें मिलता है हमारा आज तक का कमाया हुआ ब्लूप्रिंट, और हम वो ब्लूप्रिंट के अनुसार हम मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं, यानी कि हम इट इज़ ऑल हैपनिंग विथ अस। हमें खुद को नहीं मालूम हम इस चीज़ को ऐसा लाइक क्यों कर रहे हैं, हम इससे क्यों भाग रहे हैं, हम ये डर क्यों रख रहे हैं, हमें ये अच्छा बुरा क्यों लग रहा है, हमें खुद को नहीं मालूम, पर हम है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और हमें खुद को नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों हूँ, जैसे बोलते हैं ना। तो ये चीज़ आपके पूर्व जन्म से मिली है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये जो मेरा स्वभाव मिला है या जो मेरी आदत मिली है मुझे, ये तो मुझे ज़िंदगी में मुझे दुख देगी या तनाव देगी या मुझे कमज़ोर बना के रखेगी, तो मैं आज ही अपने आप को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर आपने ये विल पावर से थोड़ा सा आपने सोचा तो इमीडिएट वो फ्यूचर आपका चेंज होने लग जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए
मैं बचपन में 25 साल की उम्र में, मान लो, मैं बहुत चटोरा होने के कारण मैं बीमार पड़ा, मेरी किडनी दोनों ख़राब हुई। तो मैंने नेचुरल वे से अपने आप को ठीक किया, मतलब उसमें, है ना। तो जब ठीक हो गया ना, तो फिर मुझे वो जो बीमारी का 3-4 महीने जो मैंने दुख देखा ना, उसने मुझे बहुत झकझोर दिया। तो मेरे अंदर एक आवाज़ आई कि यार ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो उस दिन के बाद मैंने संकल्प लिया कि यार आज कुछ भी हो जाए, अब मैं शरीर को बीमार नहीं पड़ने दूंगा आज के बाद, बस। अब तो खैर 50 साल हो गए उस बात को, अब तो मैं 76 ईयर्स में हूँ। अब मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। वो मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बीमार पड़ने के लिए कारण चाहिए जी। मतलब एक छींकना है तो मुझे मिर्ची फैलानी पड़ेगी। अब मैं नहीं फैलाऊंगा तो क्यों छींकूंगा? शरीर कोई पागल तो है नहीं जो बैठा बैठा छींके। या मुझे खुजली चाहिए तो शरीर कहता है कारण लाओ जी खुजली के, मैं अभी कर दूंगी, अब नहीं दोगे तो मैं क्यों करूँ? तो ये लोगों को समझना जरूरी है कि हमारा शरीर बीमार पड़ने के लिए डिजाइंड नहीं है। हमें कारण चाहिए तो बॉडी बोलेगी, वरना नहीं बोलेगी। तो मतलब डिजीज इज टू बी अर्न, हेल्थ इज ए नेचुरल स्टेट। तो जब मैंने इस बात को पहचान की, तो ऐसा नहीं कि मैंने खुद को हेल्दी रखा, बता रहा हूँ, इट इज़ माई प्रेजेंट चॉइसेस, उसने हमारा फ्यूचर बदल दिया। देखिए मेरा पूरा जो परिवार है ना, मेरे 2 ग्रैंडसन भी है, मेरे परिवार में ना रोग और दवा, डॉक्टर और वैक्सीन, ये सब वर्ड ही नहीं है बिल्कुल मेरे परिवार में। किसी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा आज तक, हमारे किसी बच्चों ने दवा नहीं खाई, कि डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी सब ने। क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो मेरी चॉइस है। नहीं तो सर इसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना फिर? नहीं, साइड इफेक्ट क्यों होंगे? देखिए मैंने क्या बताया, डिजीज होने के लिए कारण चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे बचपन में बीमार पड़ते हैं, मतलब टॉन्सिल हो जाता है, चेचक हो जाता है, डिप्थीरिया, मम्स। नहीं, मुझे ये पता था कि कोई भी बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता। बीमार जबरदस्ती अज्ञानता के कारण किया जाता है। हम बीमार पड़ने की व्यवस्थाएं पैदा करते हैं, इसलिए वो बीमार पड़ता है। जैसे शरीर कोई पागल यंत्र थोड़ी जो बैठे बैठे बीमार पड़ जाएगा। अब देखिए एग्जांपल, देखिए जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को थोड़ा हेल्दी रहना चाहिए, लाइफ मेंटली भी फिजिकली। तो वो कई बार तनाव में, डिप्रेशन में रहती है और डेफिशिएंट फूड खाती है, तो वो बच्चा थोड़ा कमज़ोर पैदा हो सकता है, मान लो जेनेटिकली। अच्छा, जब बच्चा बाहर आता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको माँ का दूध ही मिलना चाहिए, गाय भैंस का दूध नहीं मिलना चाहिए। गाय भैंस का दूध अगर उस बच्चे को मिला तो वो 100% बीमार पड़ेगा। कम से कम 1 साल तक माँ का दूध? नहीं, कम से कम नहीं, पूरे 2 साल तक। देखिए जब जानवरों को इतना दूध आता है कि गाय का दूध भी बच जाता है, तो माँ का दूध भी इतना आता है कि और 10 बच्चे पी सकते हैं। आप समझ रहे हैं? एक कुतिया को देखो 10-10 बच्चे होते हैं, सब आके, एक ही इतनी छोटी सी बॉडी है कुतिया की, फिर भी 10 बच्चे आके दूध पी रहे होते हैं। तो अबंडेंट दूध आना ये हमारा नेचुरल स्वभाव है, बिल्कुल नेचर है, प्रकृति नेचर है। तो 2 साल तक मिनिमम माँ का दूध मिलता है, और दांत आते ही फिर दूध गायब। फिर संसार का कोई प्राणी पढ़ के दूध नहीं पीता, क्योंकि वो बचपन में दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था थी। फिर दूध आती सॉलिड खाना, फिर दांत आती सॉलिड खाना खाना है। तो गाय का बछड़ा भी माँ का दूध छोड़ देता है 1-2 महीने के बाद, फिर वो सॉलिड खाना खाता है। तो हमें भी सॉलिड खाना खाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं मालूम है, एक तो गाय भैंस का दूध देना शुरू करते हैं। हम कहते हैं हमारा माँ का दूध खत्म हो गया जी, अब गाय भैंस का दूध दो जी। तो जैसे ही वो गाय भैंस का दूध पिएगा ना, उसको एलर्जी होगी, गैस बनेगी। क्यों? गाय के बछड़े का वो दूध उस बछड़े के लिए डिज़ाइंड है जो 2 साल में 1,500-2 हज़ार पाउंड का बनेगा। आदमी का बच्चा 6-7-8 पाउंड का पैदा होता है, 18-20 साल लगता है उसको 150-200 पाउंड का बनने का। बिल्कुल। तो उसमें इतने हाई ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, खास करके 56 काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, कि जो एक प्रकार से वो हार्मोनल फूड है ओरिजिनली जी। वो आपकी बॉडी में जाकर आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। और प्लस उसके जो प्रोटीन होती है ना, वो इतनी हाई है। देखिए हम जब पैदा होते हैं तो माँ का दूध 1.4 प्रोटीन होता है हमारी माँ के दूध में जी। गाय के दूध में उसके बछड़े को 2 साल में बड़ा होना है तो 3.4 प्रोटीन होता है। खरगोश 10 मतलब जैसे बोलते हैं 25-30-40 दिनों में बड़ा हो जाता है, तो 14% प्रोटीन होता है उसके दूध में। तो कुदरत ने अपने आप सारा हिसाब किताब उस ढंग से रखा हुआ है। तो वो दूध जब हम अपने बच्चों को देते हैं तो हमारी किडनी पे उसका असर पड़ता है, एलर्जी होती है, लैक्टेज इंटॉलरेंस जो कहते हैं, हमारी बॉडी में दूध का पाचन अच्छी तरह नहीं होता, फिर बलगम बनता है, जुकाम आता है, सर्दी आती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम माँ बाप जो है ना, फिर वो देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हमारा दिमाग बहुत ख़राब कर दिया।
हमें वो सेरेलैक जैसे फैक्ट्री मेड जो है ना खाने, तो हमारे साथ उन्होंने जोड़ दिए और उन्होंने हमारे माइंड में डाल दिया कि 6 महीने के बाद में डॉक्टर लोग खुद ही कहते हैं ये बच्चों को ना ये वाला दिया करो जी साथ में प्रोटीन जो है इस तरह से। तो वो जाकर क्या होता है आंतों में सड़ता है। तो देखिए जब हम अच्छा फिर कई बार क्या होता है हमारे परिवार में हमारे माँ बाप अज्ञानता में जीते बेचारे 6-8 महीने होते ही बच्चे को या 10 महीने के बाद देना थोड़ा वो खिचड़ी दलिया ने वो देना शुरू कर देते हैं 6 महीने के बाद से शुरू हो जाते हैं। तो दांत नहीं का मतलब क्या कि अभी ठोस खाना देना मत मैं तैयार नहीं हूँ, तो अभी लिक्विड ही देना सिर्फ। तो फल और गुदेदार फल और लिक्विड तो दूध चल जाता है, लेकिन जब वो अनाज देते हैं ना तो वो अभी तुरंत नहीं बोलता, शरीर में जाकर है ना आंतों में धीरे धीरे सड़कर पड़ा रहता है। फिर जैसी गर्मी आती है ना तो एकदम उसको 10-15 टट्टियाँ लग जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मौसम बदल गया, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया लग गए। अरे तुम्हारे अंदर पेट्रोल होगा तो चिंगारी काम करेगी ना भाई। तो जब पेट्रोल नहीं तो कहाँ से मोशन होगा। तो हमारे बच्चों के पेट में 1% भी डायरिया नहीं हुआ। क्यों? हमने उसको 2 साल तक अनाज दिया ही नहीं और गाय भैंस का दूध दिया नहीं, इसलिए रात को 2 मिनट भी रोए नहीं आज तक कभी। मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरे ग्रैंडसन या मेरे बच्चों को 2 मिनट ऐसे चुप कराना पड़ता ना, रात को रोते रहते हैं, वो आज तक मुझे करना नहीं पड़ा। तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों को रोने का शौक नहीं है, बच्चों को रुलाने की व्यवस्थाएं पैदा की जाती है। देखिए सवाल क्या होता है, एक बच्चा बीमार क्यों पड़ेगा? क्या उसकी लाइफस्टाइल गलत है करके आप बोल सकते हो क्या? जी बिल्कुल भाई वो तो माँ बाप के हाथ में है ना। हाँ। है वो तो 4-5 साल उसका खुद का तो कुछ है ही नहीं। नहीं, अपना तो कुछ है ही नहीं ना। तो किसके हाथ में? माँ बाप के हाथ में। अब माँ बाप जैसा बिहेव करेंगे वैसा उसके साथ होगा। तो अब उनको अच्छा माँ बाप जबरदस्ती खिलाते हैं, भूख नहीं तो खिलाते हैं, मेरा बच्चा भूखा रह गया, मेरा बच्चा भूखा रह गया। तो जो बच्चे माँ बाप सारे दिन बच्चे के पीछे खाना लेके भागते हैं ना, उनका बच्चा हमेशा बीमार रहेगा। क्यों? क्योंकि बगैर भूखे खाना पेट में सड़ता है, क्योंकि पाचक रस नहीं है, यूँ समझ लें। तो इस तरह से क्या होता है, तो बीमारियां जो है ना पैदा की जाती। फिर क्या होता है, शरीर दूध पीने से, अनाज खाने से जब जाम होता है तो टॉन्सिल, लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज जो है थोड़े भारी हो जाते हैं, ओवर एनलार्ज होकर टॉन्सिल सूज जाते हैं, मम्स बन जाते हैं। और वही सड़ा हुआ अगर जैसे अब देखें ना, आप बच्चों को 6-8 महीने के बच्चों को हम बिस्किट खिला रहे हैं, एक बिस्किट जो है मैदा है, चीनी है, डालडा घी है, और वो और तला हुआ माना जाता है उसको, क्योंकि वो हाई कैलोरीज हाई उसमें पका आधा पौना घंटा। तो वो बिस्किट जब बच्चों के पेट में जाती है, फिर उसके बच्चों पेट में कीड़े पड़ते हैं। फिर वही अगर आपने दवाओं से दबा दिया, तो अगर आपने कोई भी एक्यूट सिम्टम दबाया ना, तो दबाने से क्या होता है, कभी डिजीज ठीक नहीं होती, अपना स्वरूप बदल देती है। फिर वो क्या होगा, उसको डायरिया हो जाएगा, या उसको मम्स, उसको है ना फोड़े फुंसी निकल जाएंगे, उसको चेचक हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो मतलब माता जी निकल गई जी ऐसे करके। तो मतलब ये सब अज्ञानता के वश हम रोगों को है ना हमेशा मौसम से जोड़ते रहे, क्योंकि हम प्रकृति को समझ नहीं रहे। हाँ, कुदरत क्या कह रहा है हम शरीर को समझा ही नहीं। और मेडिकल डॉक्टरों ने मेडिसिन देकर हमें वो बोलते हैं ना सिम्टम को दबाने की आदत डाल दी। तो हम दोनों तरफ से जो है ना फिर हम बीमारियों में उलझ के रह गए वास्तव में। और हम क्या मान के चले कि बच्चे तो बीमार होते हैं जी। तो मैंने हमारे बच्चों को बिल्कुल बीमार नहीं किया। तो इसकी चॉइस क्या थी? मेरी थी ना। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यू हैव, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। आपके पास चॉइस है, आप जो चॉइस करोगे उसके हिसाब से आपका फ्यूचर उसी हिसाब का क्रिएट फ्यूचर बनेगा। देखिए एक जमाना, भाग्य को नहीं रोक सकते, आप कोई नहीं रोक सकता। देखिए एक ज़माना था, हम लोग बहुत मतलब गरीबी में जी गए, क्योंकि हमारे पिताजी पूजा पाठ और कर्मकांड ब्राह्मण थे। तो 45 तो बचपन में क्या होता है कि जब हम गरीब घर से आते हैं ना, तो हमारी सोच भी छोटी होती है। बिल्कुल। और हम ज़्यादा ऊंचा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं 20 साल की उम्र तक ये सोचता था मैं कोई ग्रेजुएशन करके कोई 2-4 हज़ार की नौकरी, रोटी कपड़ा और मकान, शादी वादी हो जाएगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, ज़िंदगी बस है जी इतनी। लेकिन तो मैं जब मैं इस फील्ड में डॉक्टर बन के आया और मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, तो 45 साल की उम्र तक नाम बहुत था, लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास। मतलब बड़े क्योंकि मैंने कैंसर पे काम करता था, तो इवन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई जी, हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी, हमारे वेंकट रामन जी, सब कंसल्टेंट्स में रहे मेरे। लेकिन पैसा नहीं था। कारण क्या था? पैसों के प्रति है ना वो कॉमर्शियल कहेंगे लोग मुझे, पैसा क्या करना है, पैसा दुख की जड़ है, पैसों के पीछे क्या भागना, अब जीने के लिए कितना चाहिए, दाल रोटी भगवान दे रहा है ना, संतोषम परमम धनम। तो ये जो स्पिरिचुअल डायलॉग थे ना, ये सुनने में तो लोगों को तो बड़े अच्छे लगते थे कि शर्मा जी देखो कितने महान है, लेकिन बड़े खतरनाक है, बता रहा हूँ। इससे कोई आदमी कभी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यू डोंट लव मनी, यू डोंट वांट टू क्रिएट मनी। तो ये जो
मेरे स्पिरिचुअल एटीट्यूड थे ना, जिसको लोग तारीफ करते थे, ये बड़े खतरनाक एटीट्यूड एक्चुअली। ये किसी भी आदमी के होंगे ना, वो कभी जीवन में समृद्ध नहीं हो पाएगा। कि साहित्य की किताबों में ही अच्छे लगते हाँ, अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने देखा कि यार जब बच्चे बड़े होने लगे ना, स्कूलों में एडमिशन करना, पैसे चाहिए, और पैसे हम तो लिमिट में जी रहे थे, तब फिर समझ में आया कि यार गलती हो गई और ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मैंने कहा आई मस्ट बिकम रिच नाउ। मैंने कहा यार अमीर बनना चाहिए, ये एक भाव पैदा हुआ मेरे अंदर। तो अब अमीर कैसे बने? तो फिर देखिए, जब क्या होता है, व्हेन यू सर्च, देखिए पहली बात तो प्यास पैदा हो, और प्यास पैदा हो तो फिर सर्च शुरू होती है। तो सर्च शुरू होती है, तो मुझे लगा कि यार आदमी दुनिया में पैसे कैसे कमाता है। मैंने कहा यार 3 तरीके हैं, या तो कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छा मतलब स्किल पैदा करके अपने एक्सपर्टाइज से पैसा कमा लें, और या कोई प्रोफेशनल बन जाए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कुछ भी, डॉक्टर बन के उससे पैसा कमाता है, और या नहीं तो फिर बिजनेसमैन बन जाता है, मान लो। तो मैंने देखा कि मैं तो यार प्रोफेशनल हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मुझे तो अपने प्रोफेशन में ऐसी कुछ एक्सपर्टाइज डेवलप करनी चाहिए कि जिससे लोग मुझे पैसा दें जी। तो मैंने अनुभव किया कि दुनिया तुम्हें खूब पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में दम है क्या लेने का? तो तुम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आप अपनी विशेषता, यूनिकनेस पैदा करो ना, ताकि लोग तुम्हें पूछे। जिन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग में यूएसपी कहते हैं कि आपकी यूएसपी क्या है। हाँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो मैंने फिर जब मैं अपने क्षेत्र में आया तो मैं एनर्जी, देखिए मैं ऐसे एनर्जी फील्ड में आया जिसमें कुछ भी दिखता नहीं। जरा सोचिए आप, देखिए पास्ट लाइफ दिखती नहीं, सबकॉन्शियस दिखता नहीं, टेलीपैथी दिखती नहीं, इंट्यूशन दिखता नहीं, ऑरा दिखता नहीं, चक्रा दिखता नहीं, है ना, मतलब रेकी जो हीलिंग करता हूँ वो भी दिखती नहीं, जो कुछ दिखता, यानी कि कुछ आत्मा दिखती नहीं, कुछ भी दिखता नहीं। और फिर भी लोगों को मुझे बताना है, उसको मुझे दुनिया के सामने, मतलब उसको सेटिस्फाई करके भेजना है। तो होता क्या है कि आप जब किसी क्षेत्र में जाते हो ना, और उस विषय को खा लेते, पी लेते हो, तो पूरी तरह उसमें जज्ब हो जाते हो उस फील्ड में, एंड यू बिकम द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, कि कोई क्वेश्चन आपके लिए अनसॉल्व नहीं रहता। तो देन यू आर रिकॉग्नाइज्ड कि भाई इस फील्ड का ये एक्सपर्ट है भाई आदमी। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि जब आप किसी भी क्षेत्र में, कोई भी युवा अगर जाता है और अपने आप को मास्टर बनाता है ना स्किल में, तो ऑटोमेटिकली जो है पैसा उसके साथ जुड़ने लग जाता है। देखिए मैंने क्या देखा कि जब मैं अपने फील्ड में काम करता गया ना, और अपनी यूनिकनेस क्रिएट करता चला गया, अपनी वैल्यू क्रिएट करता चला गया, तो मैंने देखा कि आप अपने आप को पॉलिश करते जाओ, क्योंकि बिकॉज ऑफ, देखिए पैसा, समृद्धि और नाम सम्मान जो है ना, वो तो परछाई है, शेडो है। आप जितने बड़े होते जाओगे ना, उतना बड़ा आपकी परछाई होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो तुम अपने आप को बड़ा करो ना, तुम परछाई को क्यों ध्यान देते हो कि पैसा आया कि नहीं आया, मुझे अवार्ड मिला कि नहीं मिला, सम्मान मिला कि नहीं मिला? नहीं, यू ग्रो ऑल द टाइम। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, देखिए मैं तो अभी 76 ईयर्स की एज में हूँ, लेकिन मैं आज भी ये मान के चलता हूँ, आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू नो मोर। तो ये जो एटीट्यूड है ना कि स्टिल आई एम लर्निंग, एग्जैक्टली, एंड आई एम स्टिल पॉलिशिंग एवरी डे माई नॉलेज, क्योंकि कितना नॉलेज है, हम क्या जानते हैं। हम देखिए, हम जान करके हम क्या करते हैं, हम जैसे ये सोच लेते ना, मैं जानता हूँ जी, आप ब्लॉक्ड, अब आपका रास्ता सारे बंद हो गए, अब आप किसी को सुनोगे भी नहीं और किसी को जानोगे भी नहीं। तो इसलिए मैंने ये अनुभव किया है, कीप ऑल द टाइम लर्निंग, और अपडेट बने रहो आज के ज़माने के हिसाब से। अब आज के ज़माने में कैसे लोगों की नीड है, उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट पे बात करो, वैसे सब्जेक्ट को सीखो, नहीं है तो जानकारी प्राप्त, मतलब यूँ। तो मैंने देखा कि पैसों की दुनिया में कहीं कमी नहीं है, पैसा तो दुनिया तुम्हें खूब देना चाहती है, हमारे में लेने का दम नहीं है। आप समझे ना, इस तरह से। और देखिए मैंने ये अनुभव किया कि ये यूनिवर्स जो है ना, समृद्धि का सागर है, अबंडेंट ऑफ पैसा भरा पड़ा है, करोड़ों और अरबों रुपए भरे पड़े हैं जी। बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो, कितना तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरे लेके जाओगे तो कटोरे जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना। तो ये बर्तन का साइज डिसाइड कौन करता है? ये हम डिसाइड करते हैं। हम कहते हैं नहीं, इससे हमें फालतू टेंशन नहीं लेना भाई, मुझे इतना ही बस है भाई, बहुत हो गया। तो ये सब देखो ना, आज वॉरेन बफेट से लेकर एलन मस्क से लेकर जितने भी अंबानी से लेकर, दे आर स्टिल ग्रोइंग, एक्सपेंडिंग। पंप ही लगा दिया पूरे सागर में, बिल्कुल, कि आने दो जितना पैसा आ सकता है। तो कवर गया कि ये तो विजन चाहिए ना आपके इसके लिए, और स्टिल दे आर ओपन की, और कहाँ से नए प्रोजेक्ट्स ओपन। हाँ, मतलब वो बंद ही नहीं हो रहे हैं, वो कंटिन्यूसली नए प्रोजेक्ट पे चले जा रहे हैं दुनिया में। तो और देखिए ना, अभी जरा सोचिए, आज एलन मस्क जो काम कर रहा है जी, आज उसकी जो सोच है, जो विजन है, वो
आज तक मेरे ख्याल से कई बड़े बड़े लोगों के अंदर कभी वो विजन रही भी नहीं। आज वो ड्राइवरलेस गाड़ियां चलाने की सोच रहा है, बिल्कुल। वो वहाँ ऊपर ले जाके स्पेस में वहाँ पे लोगों को मजा कराना चाहता है। बिल्कुल। तो मतलब आदमी ने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ये सब इम्पॉसिबल, हर जरूरत का एक टेक्नो फ्रेंडली सोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया गया। हाँ, जैसे पहले हमें सामान चाहिए था, ब्लिंकिट आया, और भी इंस्टामार्ट आया, बहुत सारे आ गए कि चुटकी बजाती आपके घर तो पे मतलब सामान है। एवरीथिंग, ऑल थॉट्स कैन बी मैनिफेस्टेड, यानी कि थॉट बिकम थिंग्स। बिल्कुल। इफ यू आर, हाँ, अब अगर आप यहाँ पक्के हैं, हम्म, यहाँ पक्के हो गए ना, तो एक दिन वो बाहर आ ही जाएगा। हम्म, अगर यहाँ पक्के नहीं है ना, तो फिर बाहर नहीं आएगा। तो मेरा मानना क्या मालूम, देखिए मैं ये बात अभी जो फ्री विल की हम बात कर रहे थे कि आज बीमार पड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल शब्द हो गया। मैं तो फल की तरफ पक के जाऊंगा, ये चॉइस मैंने की है ना। अच्छा, फिर वेल्थ के मामले में भी कितना वेल्थ, उसकी भी लिमिटेशन मैंने डिसाइड की है। बिल्कुल। मतलब मेरे सामने तो मिलियनर बनने के चांसेस आते हैं, लेकिन मेरी जो इनर सोल है ना, वो मिशनरी ज़्यादा है। इसलिए मैं जब घूमता हूँ और ये सब पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ कि भाई आई वांट टू अवेकन द मास। मुझे उसमें करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये समझ लो, ठीक है ना। और मुझे जीने के लिए जितना चाहिए वो मैंने सब क्रिएट करके रख लिया है। अच्छा, और इसी तरह एक ज़माना था हम तनाव लेते थे, दुखी होते थे, चिंतित होते थे, व्यग्रस्त होते थे। फिर मुझे लगा कब तक यार, हम क्यों यार परम आनंद में जी नहीं सकते क्या। तो फिर मैंने कहा दुखी कैसे होते हैं जरा पता करें। तो जब तो मुझे पहला सिद्धांत ये दिमाग में आया कि दुखी तो मैं होता हूँ यार, सुखी तो मैं होता हूँ, मुझे कोई थोड़ी सुखी दुखी करता है। तो फिर मैंने जब अंदर जाके देखा तो मुझे लगा कि मैंने ना पेट्रोल की बहुत सारी टंकियां डेवलप कर ली है, जिससे कारण बाहर की चिंगारी आती है और घर में आग लगा देती है। तो मैंने देखा कि ये पेट्रोल की टंकियां तो मैंने निर्मित की अनजाने में, मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल। जैसे मैंने इमेज क्रिएशन, अपने बारे में अहंकार निर्माण कर दिया, मैं एक्सपेक्टेशन नॉलेज के रह गया, मैं अटैचमेंट में लग गया, मैं भूत भविष्य में भागने लग गया। तो फिर इन सब चीज़ों को पहचाना तो मैंने वो सब निकाल के फेंका। अब मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। चिंगारियाँ वही हैं, लेकिन मैंने अपने पेट्रोल ख़त्म कर दिए तो अब दुखी होना बंद हो गया। तो अब तो ये सब चीज़ें पहचान के मैंने देखा कि अगर आपको परम स्वास्थ्य चाहिए, परम समृद्धि चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो आपके हाथ में है। अब आज ही अभी अभी उसकी चॉइस करो बस। ओके। यानी कि आपकी जो भी चॉइस होगी उसके हिसाब से ही आपका जीवन आगे का फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर का कोई फ्यूचर एक्चुअल में डज नॉट एग्जिस्ट। वो वर्तमान के एक्शन से अभी आकार लेने की स्थिति में है। इट इज टेकिंग शेप। अभी मान लीजिए मैं इस तरफ टर्न कर गया जी, तो मेरा फ्यूचर ऐसे बनने लग गया। मैंने सडनली मैंने कहा नहीं यार मैं इस तरफ टर्न करूंगा, तो मेरा फ्यूचर यूं बनने लग गया। जिस डायरेक्शन में आप अपने थॉट प्रोसेस को लेकर मोमेंट टू मोमेंट जो हम चॉइसेस कर रहे हैं ना, उससे फ्यूचर जो है ना आकार ग्रहण करता जा रहा है। आपके इस बात से ना जो डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत, ये जो शब्द थे ना जो आप हमारे जहन में बचपन से रहते हैं, इस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। हाँ। मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाऊंगा। एक सवाल था जो मैंने पहले सोचा था। हाँ जी। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की आपने पास्ट लाइफ जो देखी और उनके जो पुनर्जन्म देखे जो इस धरती पर हुए। मेरा सवाल ये था कि क्योंकि ये हमारा अध्यात्म भी मानता है, ये हमारी साइंस भी मानती है कि जो जीवन है वो सिर्फ धरती पर नहीं है, इस ब्रह्मांड में कई जगहों पर, हजारों सैकड़ों जगहों पर अभी जीवन है और ऐसे चल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होता कि धरती पे जन्मा हुआ कोई व्यक्ति दूसरे ग्रह पर जाकर जन्म ले रहा हो, या दूसरे ग्रह की सोल इस धरती पर आकर जन्म ले रही हो? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिस ग्रह पर हो उसी ग्रह पर जन्म लोगे? देखिए अभी तक मैं करीब 46,000 लोगों को जो लेके गया हूँ जी, उसमें सिर्फ 10 के करीब जो है एनिमल किंगडम और एक पेड़ के किंगडम से मुझे मेरे पास आया। अच्छा। बस अभी तक, मतलब इन 10-12 लोगों में अभी इतने 46,000 में से सिर्फ 10-12 लोग एनिमल किंगडम और एक पेड़ के किंगडम से आया था मतलब मेरे पास। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं ना, किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो कहीं अलग स्पेस में, मतलब फ्यूचर में 100 साल की बात भी लेके जाता हूँ मैं जैसे, तो उसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसी अलग ग्रह पे चले गए हैं। पर हाँ, फ्यूचर में उन्होंने ये जरूर बताया मुझे कि ऊपर धरती से कोई 100 किलोमीटर ऊपर दूर स्पेस में कोई उन्होंने वहाँ पे ऐसा एक जगह बनाई है जहाँ पे 5,000 लोग फैमिलीज रह रही है। अच्छा। और वहाँ पे रिसर्चेस चल रही है वहाँ पे सब इस तरह के। और इवन ये भी मुझे ये तो 2-4 बार मैंने लोगों को पूछ लिया कि लोग आगे जाकर मार्स और यहाँ चंद्रमा पे रह रहे हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि मार्स में जो है करीब 3,000 फैमिलीज वहाँ पे जा चुकी है, मंगल ग्रह पे। और वहाँ पे वो टेंट टाइप के उन्होंने कुछ वो हाउस कुछ सब बना के रखे हैं, और वो
वहाँ पे जो है वो ग्रो भी कर रहे हैं, फ्रूट्स भी ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सर हम लोग, अब तो हमारी साइंस बहुत आगे, स्पेस साइंस, हम लोग यहाँ से बैठे बैठे मंगल पर नजर रख सकते हैं, हमारे रोवर्स वहाँ पर हैं। हाँ, हमें क्यों नहीं दिख रहा? क्या उनका रूप ऐसा है जो हमारे कैमरास कैप्चर नहीं कर सकते? क्या वो एक एनर्जी फॉर्म में है? दिख क्यों नहीं रहे हमें? नहीं, मार्स जो है, नहीं, मार्स मेरे ख्याल से वैज्ञानिक लोग तो देखते हैं ना, मेरे ख्याल से देखते हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी का एग्जिस्टेंस। जैसे आप कह रहे हैं 3000 लोग वहां पर टेंट लगा कर रह रहे हैं, वो 100 साल के बाद में। हाँ, अच्छा, 100 साल के बाद में हाँ, रह रहे हैं। 100 ईयर्स आफ्टर, मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ। वो 100 ईयर्स आफ्टर जो है, वहाँ पे जब मैंने पूछा कि अब चूंकि यानी कि 21-25 के 100 साल के बाद जाकर देखो, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या किसी ग्रहों पे हमारे लोग जाके बस रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, मार्स में काफ़ी लोग चले गए हैं और 3000 के करीब उन्होंने बताया, और इस तरह के वहाँ ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट ग्रो कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं लोग जो वहाँ पे, और सब जो है वहाँ पे कोई मतलब ऐसे मौज मस्ती के लिए नहीं गया हुआ है, सब रिसर्च और साइंटिस्ट के हिसाब से गया। यानी कि आप ये मानिए कि 100 साल बाद वहां पर मंगल ग्रह पर और चांद पर वहां पर हम लोग जाकर रिसर्च करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है 1000 साल बाद या 500 साल बाद नहीं, ये तो निश्चित होने वाला है। दूसरा जो है, स्पेस से बहुत दूर ऊपर, ये तो मंगल ग्रह की अलग बात हो गई, स्पेस से अलग हटके भी अलग कहीं पर कोई स्टेशन बनाया हुआ है जहां पर मतलब काफी फैमिलीज रह रही है, तो वहां पर भी वो जैसे सैटेलाइट्स हमारे काम कर रहे हैं वैसे उन्होंने डेवलप किया हुआ है बोले वहाँ पे। तो मैंने उनको सब पूछा फिर सीवेज सिस्टम क्या है, पानी कैसे आता है, तो बोले वो नहीं, हम तो एयर से पानी को बना देते हैं, आजकल ऐसे सिस्टम बन गए हैं, और जो मल निकलता है उसको हम ड्राई अप करके उसको फिर से रिसाइकलिंग कर लेते हैं। मतलब बहुत, यानी कि साइंस जो है वो इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि जैसे बोलते ना कि हम हर चीज़ का यूज़ मिसयूज़ करना सब शुरू कर देंगे, यूँ समझ लें। यानी कि 100 से 200 साल। सर आपने कहा फ्यूचर, क्योंकि अतीत जितना इंटरेस्टिंग होता है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है फ्यूचर। आपने कहा कि आपने 100 साल आगे तक का देखा हुआ है। क्या कोई भी इंसान ये चाहता है कि मैं अपने 100 साल आगे तक देखना चाहता हूँ? जैसे मैं हूँ आज, मैं चाहता हूँ कि अगले 40 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, 50 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ। ये पॉसिबिलिटी होती है, और ये कैसे पॉसिबल होता है? नहीं, देखिए क्या होता है इसमें तुषार जी के, जब हम एक रिलैक्स स्टेट ऑफ, ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में जब हमारी चेतना बाहर निकलते हैं, जैसे हम सपने में क्या करते हैं, बॉडी माइंड ढीला छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाते हैं ना चेतना, तो इसमें भी पास्ट लाइफ में क्या होता है, एक सर्टन डीप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस बाहर निकल जाती है। तो एक बार हमारी चेतना जब ऊपर आ जाती है ना, तो वहाँ पर टाइम स्पेस खत्म हो जाता है। देखिए, टाइम एक इल्यूजन है हमारे वर्तमान, हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, ये खुद में एक बहुत बड़ी रिसर्च का सब्जेक्ट है। हाँ, नहीं, देखिए कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ जी। जब चीज़ें गतिशील होती है ना तो टाइम का आभास होता है। देखिए अब जैसे ये दीवार है आपकी जी, आप पैदा हुए, जवान हुए, मर के चले गए, तो आपने क्या कहा कि टाइम पास हो गई जी, लेकिन टाइम पास नहीं हुई, यू पास्ड अवे। ओके, टाइम तो वहीं के वहीं, टाइम वहीं था एक्चुअली, वो वहीं के वहीं था। तो ऊपर जब हम जाते हैं ना तो टाइमलेसनेस, जो हमने, जिसको हमने हमारे शास्त्रों में कहा गया कालातीत, समयातीत, भावातीत, ये वर्ड यूज किए गए। तो ये मतलब डीप रिलैक्सेशन में जो हमारी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करती है ना, तो हम बियॉन्ड टाइम पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हजारों, लाखों, हजारों साल भी इधर ही है, हजारों फ्यूचर भी इधर ही है, यानी कि देयर इज नो सच वर्ड एज ए टाइम ट्रैवल। आप एक सेकंड में, जैसे आपने सोचा कि 1000 साल ये रहा इधर ही है, आपने कहा 10,000 साल ये रहा, 1,00,000 साल ये रहा इधर ही है, ऐसे। आपने कहा 100 साल के बाद ये रहा इधर ही है, मैं कहता 200 साल बाद आगे जाओ तो ये रहा, ऐसा। तो यहाँ इस जन्म में 5 साल बाद आगे चले जाओ, इस जन्म में भी तो ये रहा 5 साल, ये 10 साल हुए, 10 साल जी। तो मतलब यू डोंट हैव टू ट्रैवल। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप नोएडा में अपने घर पे रहते हैं, है ना, और आपके कुछ दोस्त मित्र दिल्ली में होंगे, ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप अपने घर जाइए, कहते नहीं, आप अपने दिल्ली में दोस्त के घर जाइए, नहीं, आप अपने गांव जाइए, नहीं, आप अमेरिका के कोई दोस्त है उसके घर जाइए। तो एक एक सेकंड में जैसे आप सोचते गए तो वहाँ पहुँच गया ना, आपका दिमाग चला गया ना। तो आप ज़रा सोचिए, द मोमेंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी देयर। तो हम यूँ कहते हैं कि वेयर एवर योर इंटेंशन गोज, यानी कि माइंड गोज, एनर्जी गोज देयर। जस्ट लाइक कि हम जैसे सोच लेते हैं, हाँ, कि अभी मैंने आंखें बंद की, मैंने सोचा अमेरिका, तो मुझे अमेरिका नजर आया, अमेरिका, ऐसे उसी स्टाइल से ऐसे। तो मतलब आपकी थॉट वेव जो फ्रीक्वेंसी है ना, इमीडिएटली उस टाइम के साथ कनेक्ट हो जाती है ऑन द स्पॉट।
तो अगर मैं कहूँ डायनासोर कॉल में चले जाओ, भले वो 1 लाख 2 लाख साल पहले कभी हुए होंगे, तो आपकी चेतना सीधी 1 सेकंड में पहुंच जाती है। मतलब ट्रैवलिंग वर्ड नहीं है, सोचते और ऑलरेडी देयर, इस तरह से। तो जब फ्यूचर भी जब दिखाता हूँ ना, तो दे डोंट हैव टू ट्रैवल, सिर्फ मुझे गाइड करना पड़ता है। मुझे यूँ कहना पड़ता है 5 साल बाद जाओ जी आगे, तो फिर वो 5 साल बाद ही जाएगा, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ उसका। तो साइट सीइंग मेरी मर्जी से करवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं 10 साल बाद आगे जाओ जी, तो फिर वो 10 साल बाद आगे जाएगा। तो उसमें फिर वो कहाँ घर होगा, कहाँ पूरी तरह क्रेडिबल होता है। हाँ, वो तो 100%, क्योंकि आप देखिए मैं तो चूंकि 32 साल हो गए इस पे काम करते हुए, तो अभी मान लो किसी ने अभी जैसे देखा कि भाई मेरे संतान नहीं है जी, तो उसने देखा कि 3 साल के बाद 2028 में मेरे मान लो ऐसे, या 2000 मान लो 22 में संतान आ रही, मैंने उसको 2018 में लेके गया, उसने देखा कि 2022 में संतान आ रही है, तो एक्चुअली उसके घर में संतान आ गई। अच्छा, किसी ने देखा शादी नहीं हो रही थी, तो उसने हम है ना उसकी पूरी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट महीना और कौन से कहाँ शादी हो रही है, वो सब बता देता पूरा। तो वो क्योंकि मैं उसका इन्विटेशन कार्ड, वो जो कार्ड छपता है ना उस समय, वो कार्ड पूरा पढ़वाता हूँ उनसे कि देख तेरे इनविटेशन कार्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसे। तो वो पढ़ के बताता पूरा इस तरह से। तो क्या होता है कि एग्जैक्ट वो चीज़ें सब पता चल जाती है। अभी मैं रिसेंटली 1-2 महीने पहले कनाडा में था, तो कनाडा में एक सज्जन जो मिले मुझे, वो मेरे स्टूडेंट थे वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं 2008 में आपके पास आया था, और उस समय आपने मुझे पास्ट लाइफ में मुझे मतलब ग्रुप पास्ट लाइफ में लेके गया था मैं, तो उन्होंने बताया कि उस समय मैं आपके पास पास्ट लाइफ की थी, तो मुझे कनाडा में मैं कहीं हूँ ऐसा मुझे नज़र आया। तो सर मैं तो फॉरेन जाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी ने मुझे 2012 में मुझे कनाडा भेज दिया बोले, और अब जब से मैं आया हूँ यहीं पर रह रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये मैं पहले देख चुका था ऐसे। तो क्या होता है कि देखिए क्या होता है, फ्यूचर आपका डिजाइंड क्यों है मालूम है? क्योंकि आप हजारों जन्म जीते चले आ रहे हो, और हर एक जन्म भी ईंट की तरह ही समझ लो। तो एक एक ईंट आप ऐसे रखी तो उसकी एक शेडो बनी, यानी कि एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। तो एक एक आपने 2 ईंट रखी, 2 रिएक्शन बने, 3 बनी, 3 के रिएक्शन। तो वो आपका फ्यूचर जो है ना शेडो की तरह अपने आप बनता चला जाता है ऑटोमेटिकली, समझे ना? इसलिए वो दिखाई देता है। हाँ, यूं तो इसीलिए आप बाहर निकल के वो शैडो भी देख पा रहे हो, और आप हाँ, तो यू आर आपका जो फ्यूचर बना है ना वो शेडो की तरह है, और वो डेफिनेट क्यों है? क्योंकि आप तो अनकॉन्शियस हो ना, एंड यू डोंट नो हाउ टू चेंज, तो इसलिए वो आपका डेफिनेट है। पर अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में चले गए और आप कॉन्शियस होकर साक्षी भाव में आ गए, तो आपने कहा कि यार मेरा फ्यूचर में ऐसे बड़ा अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहा हूँ यार, क्या ऐसा जीवन वापस कौन जिए यार, छोड़ो यार, उससे अच्छा साल स्पिरिचुअल फील्ड में चले जाओ। तो फिर आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अगले जन्म में मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनना भाई। तो फिर आप क्या करोगे? आप साधना करके आप वर्तमान जीवन का एक्शन और स्ट्रांग बना दोगे, आप बदल दोगे। तो धीरे धीरे वो जो शेप ले चुका है ना आपका फ्यूचर, वो क्या होगा? डिमिनिश होके वो एकदम कम खत्म नहीं होगा, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आप है ना, आपका जो फ्यूचर है वो इस जन्म का नहीं है, वो हजारों जन्मों का शेडो है वो। तो आप एकदम आज के जन्म में थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो नहीं चेंज होगा, वो आपको धीरे-धीरे आप चेंज करोगे। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे वो शेप जो बन गया ना, वो शेप में आप चेंजेस ला सकते हो यूँ। तो ये हमारे हाथ में है, भगवान की समझो कि ये बहुत बड़ी हमारे गिफ्ट है हमारे लिए कि वी कैन चेंज। नहीं सर, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं तो मतलब मुझे बैठे बैठे आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी सीखना है ये या मुझे भी जानना है अपने बारे में। जाना चाहिए। सर एक और बड़ा सवाल है, 2032 तक ये कह रहे हैं कि जो है कलयुग अंत हो जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप इतना ऑथेंटिकेट तरीके से साइंस और लॉजिकल तरीके से अगर देख पाते हो, तो मेरा सवाल बहुत क्लियर कट है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि इससे कई पॉडकास्ट मैंने इससे पहले कि उन्होंने दावे किए 2032 तक होगा, वो एक कहने सुनने वाली बात होती है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, ये सुनने में अटपटी लग रही है। व्यूअर्स मेरे जानना चाहेंगे कि क्या 2032 तक इतने बड़े चेंजेस आने जा रहे हैं कि कलयुग खत्म हो जाए, सतयुग शुरू हो जाए? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ तुषार जी, इस संसार में न तो कभी सतयुग था, सतयुग कभी था ही नहीं इस धरती पर कभी भी। आप जरा सोचिए, जो लोग चाहे वो शास्त्रों को भी, बहुत सारे शास्त्रों पर सवाल नहीं सुनिए, देखिए आप जरा सोचिए, मुश्किल से अभी ईसा का काल हम 2000 साल मानते हैं, ठीक है ना, और हम उसको बिफोर क्राइस्ट BC कहते हैं ना।
तो 1500 साल पहले हिंदू धर्म का वो जो वेद शास्त्र वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, ठीक उससे 20 से 1500 साल पहले जी। उसके पहले आज से 5000 साल पहले अगर हम भी चले जाए ना, तो ना कोई धर्म, ना कोई रिलीजन, ना कोई कुछ भी, ना कोई शास्त्र, ना कुछ भी नहीं था। आप जरा सोचिए, अभी मुश्किल से समझो 70,000 साल पहले से ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन शुरू हुआ है ना, जिसको बायोसेपियंस कहते हैं जी। तो अब सवाल यहाँ पे क्या होता है कि सतयुग जो वर्ड है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितने भी पुराने आप ग्रंथ उठा के देखते हो और कहानियाँ सुनते हो, उसमें आप देखोगे एक राजा था, उसके 100 रानियाँ थी। तो आप कौन सा सतयुग की बात कर रहे हो? वो मर्जी आए वैसे वो मतलब औरतों को उठा के लेके जाता था। औरतें गुलामों की तरह रखी जाती थी। कुछ जगहों पे रेस्पेक्ट भी दी होगी, मान लो, अच्छा। और जनरली जो है आप देखोगे कि केवल राजा ही मौज करते थे। कोई संगीत का बड़ा प्रोग्राम है तो उनके यहाँ गाते थे, जनरल पब्लिक में तो मुश्किल से सुनने को मिलता था। अप्सराएं उनके सामने सारी नृत्यांगनाएं नाचती थी, हमें तो देखने को भी नहीं मिलता था, समझे ना। तो और खाली वो रामायण शुरू हुई तुलसीदास जी के बाद, वो जो उसके तब तक तो रामायण भी नहीं होती थी उस समय, 500 साल पहले शुरुआत हुई। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस तरह के मतलब अत्याचार हमारे गुलामों की तरह हमारी प्रवृत्ति रही, और जो सती प्रथा रही, सती प्रथा रही, बलि प्रथा थी, मतलब तो एक्चुअल में देखा जाए ना, सतयुग कभी था नहीं। और सतयुग एक्चुअल में मैं अगर रियली बोलूँ ना, भले ही वॉर भी चल रहे हैं ना, अब आया है वास्तव में। हम सतयुग में जी रहे हैं। कि क्यों जी रहे हैं मालूम है? कैसे? क्योंकि आज हम जितना अपने आप को एवॉल्व कर पा रहे हैं, जितनी महिलाएं आज नारी सशक्त हुई है, आज उनको जितनी फ्रीडम मिली है, क्योंकि आज से मैं 50 साल पहले भी मेरे खुद के परिवार में मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो थी ना, वो घूंघट निकाल के भी अभी भी राजस्थान में लोग घूंघट में जी रहे हैं बेचारे अभी भी। तो क्या हो रहा है कि अब जो फ्रीडम आया है और हमारा पोटेंशियल निकल के जितना बाहर आ रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होकर हमें जो सुविधाएं मिल रही है, आप ज़रा सोचो ना कि पहले महाभारत में युद्ध देखने के लिए वो संजय को तीसरी आंख से देखना पड़ता था, क्या हो रहा है भाई ज़रा बताना ज़रा। और आज तो आप मोबाइल पे बैठे बैठे आप पूरी दुनिया की खबरें जान लेते हो। आपके सामने एक बटन दबाओ तो मोहम्मद रफ़ी गा रहा होता है, लता गा रही होती है, शाहरुख खान नाच रहा होता है, माधुरी दीक्षित नाच रही होती है। तो आप तो राजा हो ना भाई। सतयुग तो अब आया वास्तव में। आज जरा सोचो ना कि आज हम आवाज़ कर पा रहे हैं, आज हमारा पॉडकास्ट यूट्यूब के जरा पूरी दुनिया में आज हम फैले जा रहे हैं। कहाँ था ये सब कुछ पहले? तो एक्चुअल में मेरा अपना, देखिए सतयुग कलयुग जो है ना, ये मानसिक स्थितियाँ हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अभी अभी यहाँ बैठे हुए हो, आपके मन में आपको अपने जीवन को लेकर थोड़ी परेशानी शुरू हो गई, आप एकदम कलयुग में चले गए। आपको लगा कि क्या जीवन है यार, साला क्या रोज की यही काम धंधा, बस ऐसे टाइम पास करना पड़ रहा है, मतलब ऐसा। और एक तरफ होता है कि यार जीवन बहुत आनंदमय, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्या बढ़िया, मतलब बढ़िया कमरे में बैठा हुआ हूँ, बढ़िया एसी चल रहा है यार, क्या लगता है अपनी राजा। तो सतयुग कलयुग तुम्हारी मानसिक स्थितियाँ होती है। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा सुन करके। देखिए, एक बॉम्बे की लोकल ट्रेन है, ठीक है, 4 लोग चढ़ते हैं। एक आदमी चढ़ता है लोकल ट्रेन में, उसको जैसे ही धक्का लगता है ना, तो वो एकदम मतलब गुस्सा करके उसको सामने वाले को डांट रहा होता है और चुप हो जाता है, मतलब झगड़ा कर लेता है। फिर एक दूसरे आदमी को झटका लगता है ना, तो वो क्या करता है, झटका लगते वो इधर से झटका लगे तो इधर हो जाता है, इधर झटका लगे तो ही हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया में झटके के सिवा लगता क्या है। तो आदमी देखो झटका वही है, पर वो दूसरा आदमी इस ढंग से उसको ले रहा होता है, कैसा रिसीव कर रहा है। और एक तीसरा आदमी है, उसको जैसे ही झटका लगा तो वो उल्टा और ज़्यादा क्या बोलते हैं कि और ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होकर कहता है, भाई साहब लगता है आपको थोड़ा खड़े होने में दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा इधर सरक जाता हूँ, आप थोड़ा इधर आ जाइए। तो वो अब यहाँ पे पॉजिटिव होकर उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है, बिल्कुल समझा ना। तो होता क्या है कि देखो धक्का वही है। तो सतयुग अब वो आदमी के लिए वो सतयुग है, क्योंकि और जिसको झगड़ा हुआ उसके लिए कलयुग हो गया। तो सतयुग जो कलयुग है ना, ये तुम्हारी वर्तमान जीवन में हाउ डू यू टेक। आज ट्रैफिक में मैं आ रहा हूँ, अब मैं ट्रैफिक में बैठे ओह यार बहुत आजकल बेकार है यार ट्रैफिक, सरकार कुछ करती नहीं आ रही है, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। अब बैठे बैठे कलयुग में रहो,
और एक है कि यार चलो कम से कम ट्रैफिक तो अब इतनी गाड़ियां हैं, इतना शहर है, इतने लोग, तो ट्रैफिक तो होगी भाई। अब आपकी मर्जी है, मैं उससे बढ़िया मोहम्मद रफ़ी गाने लगा लूँ, लता गाने लगा लूँ, मैं क्यों बेकार में सारा टेंशन लूँ ट्रैफिक में। अब 15 मिनट लेट पहुँचे, जल्दी पहुँचे, लेट पहुँचे, मैं क्यों फालतू में टेंशन लूँ। तो मैं सतयुग में आ गया। तो सतयुग कलयुग जो है ना, ये कभी भी ध्यान रखना, ये धरती पर कभी भी आने वाले नहीं है, आज तक कभी आया ही नहीं, बता रहा हूँ ज़िंदगी में। ये तो खाली एक जैसे बोलता है ना कि देखो, एक कहानियाँ सुनाने के लिए ऐसे हमें जरूर बनाया होगा एक ज़माने में, पर मेरा मानना है कि अब आने वाला जो है ना, वो सतयुग आने वाला। देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों मालूम है, मैं जब 100 साल के बाद आदमियों को लेके जाता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि बहुत कम गाड़ियाँ हैं बोले। अच्छा। हाँ, लोग जो है ना साइकिल यूज़ कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। आज से 100 साल बाद? हाँ, 100 साल के बाद बोले साइकिल चल रही है सर, और पॉड चल रहे हैं बोले, ऊपर सब कुछ ऊपर चल रहा है बोले, नीचे कुछ भी नहीं है, सड़कों पे कुछ नहीं है, सब कुछ आसमान में, सब कुछ आसमान में बोले, उड़ती हुई गाड़ियां हैं। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी फिर दावे कर रही है कि आने वाले समय में गाड़ियां हवा में उड़ेंगी। हाँ, हवा में उड़ेगी, मतलब बाइक भी, बसें भी, और ये कारें भी, और इतना ही नहीं, ऊपर जो है ना वो मैग्नेटिक ऐसे पॉड बन जाएंगे, एक एक पॉड में 4-4 लोग बैठेंगे बोले, स्टेशन होंगे ऊपर, तो बोले कि फटाफट लोग बैठते हैं, वो पॉड आगे बढ़ जाता है ऊपर, तो ऊपर ऊपर ही पॉड घूमता रहता है बोले वो। अच्छा। वहां से मतलब नीचे जमीन पर ट्रैफिक ही नहीं है बोले। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है कि जो हम पेट्रोल को लेकर आज जो हम परेशान हो रहे हैं, अब धीरे धीरे सन से, हाइड्रोजन से, पानी से, मतलब एनर्जी का जो सोर्स है वो सब इतना चेंज हो जाएगा। देखिए समय के साथ साथ आप महसूस कर रहे हैं कि अब धरती का पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो पूरा पर्यावरण के लिए पूरे देश जागरूक होकर उस पर एक्शन ले रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो मतलब लेकिन देखिए, धरती पर ये सुनामी, भूकंप और ये जितनी भी चीजें आती ना, ये तो कभी रुकने वाली नहीं। जानते हो क्यों? नेचर ऑलवेज सीक्स बैलेंस। धरती गलत नहीं है, नेचर गलत नहीं है, नेचर अपना बैलेंस बनाने के लिए एक्शन लेती है, बिल्कुल, है ना। तो अभी तो मैं जब कुछ लोगों को लेके गया ना पूर्व जन्म में, और मैंने 2035-40 दिखाया, तो उन्होंने बताया कि 2035 और 40 के बीच में जितने तटवर्ती जो इलाके हैं, जैसे कोस्टल एरियाज, हाँ, उसमें कोस्टल एरिया में जैसे बम्बई है, चेन्नई है वगैरह, और प्लस इंडोनेशिया और मलेशिया, थाईलैंड, बोले यहाँ पर, और जापान भी उसमें, तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त सुनामी आएगी, और उसके अंदर मुंबई को भी काफ़ी लॉस पहुंचेगा। अच्छा। उसके अंदर जो, लेकिन मैंने उनमें पूछा कि क्या अंदर क्या बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी जाएगा? उसने बोला नहीं, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे के फ्लोर तक तो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और लेकिन तटवर्ती इलाकों को नुकसान बहुत पहुँचेगा, ये इस तरह से। तो ये चीज़ें जो है ना, फ्यूचर में जो देख ली गई है, वो वास्तव में आ सकती है बिल्कुल भी इस तरह से। तो ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे बहुत सारी, देखिए मेरा मानना क्या मालूम है कि ये जो पास्ट लाइफ का जो काम है ना, इसके ऊपर सरकार की तरफ से, यानी तो कोई प्राइवेट एजेंसी जो बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इसके ऊपर ना रिसर्च वर्क करना चाहिए कि महाभारत काल एक्चुअल में था तो कैसा था, रामायण काल था तो कैसा था, इस तरह की चीज़ें होती ना, और प्लस आने वाला समय कैसा होगा, आतंकवादी कहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अगर ये साइंस को हम डेवलप कर लेते हैं, रिसर्च और पुख्ता कर लेते हैं, तो हमें बहुत मदद मिलेगी इन सब चीज़ों को करने में। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको, कि अभी मैं पास्ट लाइफ में लेके गया किसी को, तो उसके घर में एक सोने की चोरी हो गई थी। अच्छा। जो वो मिल नहीं रहे थे। तो जब मैं पास्ट लाइफ में ले जाकर मैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लेके गया ना, तो घर में उस समय कितने बजे कौन भीतर घुसा, उसका नाम क्या था, वो लड़का क्या संबंध है उनका, वो सब उन्होंने देख लिया। तो फिर उस लड़के के साथ में थोड़ा सा डर, एक आर्टिफिशियल पुलिस बनकर उसको डराया गया, उसने सब उगल दिया, और वो एक्चुअल में वही चोर निकला। तो मतलब इस तरह की जो रिसर्च होती है ना, तो आज हम आतंकवादी को लेकर, हम आर्मी के लिए लेवल पर, मैं आपकी बातों से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ सर, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे आस पड़ोस में एक कुछ मामला हुआ, और मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बहुत छोटा, आई थिंक शायद 4-5 साल की उम्र रही होगी। मुझे स्कूल से पापा लेने आए और मुझे एक जगह लेकर गए, और उन व्यक्ति ने मुझे 2 तरीके से वो करते थे, एक हाथ पर दिखाते थे और एक दीवार पर दिखाते थे, और वो पीछे चुटकी बजाते रहते थे। हाँ। ठीक है, ऐसे चुटकी बजती रहती थी, और मुझे आज भी वो याद, मुझे अभी भी सीन याद आ रहा है कि मैंने उस दीवार पर या अपने हाथ पर वो सब कुछ घटनाक्रम, उन्होंने मुझसे कहा बताओ वो लोग कहाँ हैं, क्या हुआ है, कहाँ है, वो जगह बताओ, एक स्टेशन मुझे दिखाई दिया, वो कौन सा स्टेशन है, नाम पढ़ो, मैंने नाम पढ़ा, सब कुछ मैंने पढ़ा, और वो मैंने क्योंकि खुद फील किया है, तो कोई भरोसा करे या ना करे, बट मैं तो उन चीजों पर भरोसा करता हूँ कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। नहीं देखिए मैं ना एक कोर्स सिखाता हूँ, क्रिस्टल बॉल गेजिंग।
अच्छा। तो क्रिस्टल बॉल के अंदर जो है ना, मेरे कम से कम ऐसे 4,500 विद्यार्थी है Okay. जो क्रिस्टल बॉल गेजिंग सीख चुके हैं। ओके। वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, अपने परिवार के पास फ्यूचर लाइफ देख चुके होते हैं कि जो देख के हैरान हो जाते हैं लोग वास्तव में। तो मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी इनर साइकिक सेंसस है, जो अति संवेदनशीलता बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो ये पीनियल ग्लैंड नाम की जो थर्ड आई होती है ना, ये एक थोड़े से ट्रांसलेट में जाते ही वो आपको इस तरह की विजन जो है दिखा देती है। देखिए भारत के अंदर है ना, बचपन में जैसे आपने देखा ना, तो मेरे पिताजी चूंकि वो पुजारी पंडित थे, तो वो मेरे साथ में भी करते थे। वो क्या करते थे, एक काजल लेकर ना मेरे अंगूठे पे लगाते थे। मेरे हाथ पे भी काजल लगा, वही काजल लगा के फिर वो काजल के अंदर मुझे वो देखने को, घूरने को कहते थे। तो धीरे धीरे मैं ट्रांस में घुस जाता था। उसके बाद में मैं भी बताता था कि वो कौन आया, क्या कर रहा है, इस तरह से। तो मैं भी बताता था। वो देखता है नहीं, तब से मुझे भी इंटरेस्ट आया। तब से मुझे भी इंटरेस्ट आया। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति में साइकिक सेंसस होती है, अगर हम उसको डेवलप करें तो हम आने वाली चीज़ों को भी पहले से जान सकते हैं बहुत कुछ। और इसके लिए मुझे क्या लगता है कि देखिए साइकिक फील्ड में ना सरकार का बहुत बिल्कुल 0% अभी समझे रोल है। अगर आप अगर गूगल में जाओगे ना, 50 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में पैरासाइकोलॉजी पे काम कर रही है। जो मैं पास्ट लाइफ की बात की ना, तो आप जब सारे लोग जाकर गूगल में सर्च कर लें, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इसके ऊपर कई साल काम किया और 3000 प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पास्ट लाइफ रीइंकारनेशन के केसेस उन्होंने वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। और आज भी वहाँ रिसर्च किस बात की चल रही है कि पिछले जन्म में आपको जो आपके साथ कोई हत्याएं हुई, मर्डर हुआ, तो आपके बॉडी में उसके निशान होते हैं। तो वो बर्थ मार्क के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इन पुनर्जन्म के ऊपर। तो डॉक्टर टकर करके हैं। तो आप अगर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी पास्ट लाइफ डालोगे ना, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स 20 तो किताबें मिल जाएगी उनकी, लाइफ आफ्टर लाइफ, सोल जर्नी, ऐसे बहुत सारे। तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया भर में साइंटिफिक रिसर्चेस चल रही है, लेकिन भारत जैसे देश में जिसपे गीता में कहा गया कि आत्मा न जन्मती न मरती है, और हम कृष्ण को मानते हैं, हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं घरों में, लेकिन एक भी हमारे साधु संत महात्मा, एक भी हमारी सरकार, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ भी इन विद्याओं पे काम नहीं कर पा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे वो एंशिएंट साइंसेज हैं जिनको अब रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और लोगों को उससे जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जोड़ेंगे तभी उन चीज़ों को। और मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। मतलब अगर इस तरह से सरकार अगर और कोई बड़ी संस्थाएं अगर इसको रिसर्च करना चाहे ना, तो फिर मैं थोड़ा समय निकाल कर मैं इसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। ये मतलब ये बहुत बड़ा हिडन साइंस है जिसका लाभ पूरा समाज उठा सकता है। ऐसे बहुत सारे हिडन साइंस पर सर मुझे आपसे बात करनी है, और हम आगे के पॉडकास्ट में करेंगे। लोग हमें जरूर बताएं कि हमें कौन से साइंस पर या कौन से एंगल पर और पॉडकास्ट करने चाहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय की पाबंदी है, नहीं तो सवाल मेरे मन में बहुत नहीं पता है। अरे कहते हैं कि कुछ छूट जाता है तो वो आने वाली मुलाकातों की वजह बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आने वाली मुलाकातों की वजह होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, बहुत सारी चीजों को हमने समझा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।